आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल। आज फिर चलेंगे मलेशिया। वहाँ पे एक दोस्त है, उनसे पूछेंगे। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर जी। सर, क्या हाल है आपका? शुक्र अलहम फ़ोन आ गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बहुत करम है जी। अच्छा, ये बताइए कि आप 5 साल से तकरीबन वहाँ मलेशिया में हैं, तो पाकिस्तान क्यों छोड़ा आपने? मुख्तसर ज़रा बताएंगे। पाकिस्तान में सर जी बहुत हालात खराब हो गए थे हम्म। जमाती लेवल पे। अच्छा। तो अब तो पहले तो हम लोग बर्दाश्त करते आए हैं, अब तो बर्दाश्त की हद हो गई थी हम्म। कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते अपनी इबादत गाह में। हम्म। हम लोग अपने अल्लाह ताला का नाम नहीं ले सकते। किसी को सलाम करना जो है हमारे लिए बहुत बड़ा जुर्म बन गया था। जी। इसी तरह जो अल्लाह ताला की प्यारी किताब है कुरान मजीद, हम्म। वो पढ़ना भी हमारे लिए बहुत बड़ा जुर्म बन गया था। तो इसलिए फिर सोचा कि जहाँ पे अल्लाह ताला का नाम लेना भी बहुत बड़ा जुर्म है, हम्म। तो फिर यहाँ से हिजरत क्यों ना कर ली जाए। जी। तो फिर यही सोच कर फैसला कर लिया कि चलो यहाँ से हिजरत कर जाते हैं किसी और मुल्क में। हम्म। तो फिर हमने फैसला लिया कि चलो मलेशिया चले जाते हैं। जी। फिर यार 2017 में मैं मलेशिया में आ गया अपनी फैमिली के साथ। हम्म। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ तो पे यहाँ जी आपकी बेटी है, वो स्कूल जाती है यहाँ पे? नहीं जी, स्कूल कौन सा स्कूल, यहाँ पे तो स्कूल नाम की चीज ही नहीं है ना जी। हम्म। हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इनके बहुत बड़े महंगे महंगे वो जो सब्जेक्ट है, जो स्कूल का नाम नहीं ले सकते हम लोग। मतलब रिफ्यूजी जो है हम, क्योंकि यहाँ पे स्कूल की इनकी एडमिशन फीस जो है वहाँ बहुत भारी रकम लेते हैं ये। हम्म। फिर उसके बाद महाना फीस जो है हमारे बच्चों से, वो कम अज कम 600 से 700 रिंगट तक लेते हैं महाना फीस। हम्म। तो मेरे जैसा तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी तो बहरहाल नहीं कर सकता अफोर्ड। हम्म। तो तो मेडिकल का दूसरा भी यहाँ पे लोग। हमारा मलेशिया में सबसे ज्यादा मसला है मेडिकल पे। अच्छा। तो मेडिकल इश्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा बुखार भी आ जाए, खांसी नजला भी हो जाए, तो उसके लिए भी हमें मतलब क्लिनिक पे, खाली क्लिनिक पे चले जाएं तो 100-150 रिंगट तक एक ही दफा चेक करने में बन जाता है। तो दो ये पत्ते गोलियां पकड़ा देते हैं कोई पैनाडोल वाली, तो भेज देते हैं 150 रिंगट लेके। नहीं, तो ये कोई जिन हाँ जी। लोगों के जो जो सियासी पनाह ले या उनके केस मंजूर हो जाते हैं, उनको कोई सहूलत नहीं है ये मेडिकल की? नहीं जी, कोई सहूलत नहीं है जी, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है जी। हम्म। बिल्कुल किसी किस्म की। मेरे कजन है यहाँ पे, बीमार हो गए थे पिछले 3 साल से, वो उनको 8 साल हो गए थे यहाँ पे मलेशिया में। अच्छा। तो वो मतलब शुगर के पेशेंट्स है, उनको मतलब साथ में उनको हार्ट का मसला हो गया। हम्म। तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, मतलब मिक्स आता है, मतलब सरकारी भी है प्राइवेट भी है। वहां पे उनका हार्ट का इलाज कराया, तो उसका कम अज कम मतलब साथ में डेथ भी हो गई है उसकी हॉस्पिटल में ही हाल ही में। हम्म। तो उसका इन्होंने 30 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में रखा, तो 97,000 रिंगट उसका बिल बना जी। अच्छा, काफी महंगा काम है वहाँ। हाँ जी, 97,000 रिंगट उसका बिल बना है। मतलब आजकल के रेट के मुनासिब पाकिस्तानी 40 लाख रुपया बनता है जी। हम्म। अच्छा, तो यहाँ काम काज क्या क्या हालात हैं? मिल जाता काम शाम? काम का क्या हालात है जी, काम करने में डर ही लगता है। जब देखो कभी किसी फैक्ट्री में, कभी किसी कंपनी में इमिग्रेशन घूम रही है, हम्म। पकड़ धकड़ कर रही है। तो फैमिलियों वाले लोग तो बहरहाल परेशान है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मतलब यहाँ पे सेटल हुए हैं लोग, आके बना लिए है। तो अगर काम करने के लिए जाए तो वो आज सबसे पहले तो एजेंट जो है ना यहाँ पे, वो नाम ले देते हैं जी हम लोग पैसे देंगे। मेरा खुद का जो है ना 10 से 15 हजार रिंगट जो है, वो मतलब काम के ऊपर ही इन्होंने
मतलब पकड़ लिया, वापस नहीं दिया, एजेंटों ने दिया नहीं है इसका मतलब तो मजदूरी भी नहीं पैसे मिलती, मार लेते हैं। फ्री में काम करवाते हैं। हाँ, मजदूरी नहीं मिलती, अगर मिलती है तो फिर वो पैसे मार लेते हैं। एजेंट लोग बड़ा जलील करते हैं, बहुत खराब करते हैं, हम्म। परेशान करते हैं। हम्म। अच्छा ये बताइए कि आपके केस का क्या बना? जी, मेरा केस जो है वो मतलब 2020 के मार्च को मेरा केस क्लियर हो गया था। अच्छा, तो मैं अभी रिफ्यूजी क्लियर हूँ जी। तो अब क्या कहते हैं, कब तक आगे किसी मुल्क में भेजेंगे आपको? ये तो जो इनकी रूटीन जा रही है, ये तो कहते भी कुछ नहीं, करते भी कुछ नहीं। स्लो है। ये बात सब है वो क्या बोलते हैं हम पंजाबी में, ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगा दिया, रिफ्यूजी कार्ड पकड़ा के बोलते हैं घर जाओ आपकी कॉल आ जाएगी। हम्म। मेरा कजन बेचारा 3 कार्ड ले लिए थे, वो बेचारा वफात हो गई है उसकी इधर ही। तो इसी तरह सबके साथ 10-10 12-12 साल से यहाँ पे लोग बैठे हैं रेफ्यूजी क्लियर होके, तो किसी किस्म का पलड़ा नहीं पकड़ रहे यूएन वाले तो यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि जो बंदा वहाँ वफात पा जाता है पाकिस्तानी, फिर उसका क्या करते हैं? उसका क्या करना है जी, वो मतलब आजकल तो ऐसे ही वबा फैली हुई है, जो वबा की जद में आके मतलब उसकी वफात हो जाती है, तो वो तो बहरहाल नहीं जाने देते उसको पाकिस्तान में, उसकी बॉडी। हम्म। तो उसके अलावा अगर कोई बीमार होके वफात हो जाती है उसकी, तो वो बेचते हैं, उसकी भारी रकम लगती है, 4,000-5,000 रिंगट लगता है जी उसका। अच्छा, काफी खर्चा है वो भी ना। हाँ जी, तो ये भी बात चार दुरुस्त, पांच हजार कम में खर्चा आ जाता है। ये भी बात दुरुस्त है कि पुलिस वाले पैसे पूसे भी लेते हैं रिश्वत, और फिर छोड़ देते हैं या पकड़ लेते हैं, यही चलता है। नहीं जी, इसमें क्या है कि सच्चाई है, जब पुलिस पकड़ती है किसी भी हाल में, मतलब आप पैदल हो तो पकड़ लेगी, तो वो कम से कम वो चाय पानी जरूर लेगी, 50, 100, 50 तक। अगर आप किसी गाड़ी में आए, मोटरसाइकिल में आए तो पकड़ेगी तो 200-200 रिंगट, 500-500 रिंगट, मुतालबा तो उनका 2,500 का होता है। हम्म। तो फिर बहुत तरले मिलते करके वो नीचे लाना पड़ता है, 100, 150, 200, 400, 500 तक जाके मानते हैं। हम्म। अच्छा ये जो बताइए, मुतालबा एक चीज मुझे बताएं शायद सर, बहुत भारी होता कि किन लोगों को काम की इजाज़त यहाँ पे होती है, ये थोड़ा सा बताएंगे? जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं, कौन से पाकिस्तानी हैं जिनको को फिर काम की मुकम्मल इजाज़त हो जाती है और मुकम्मल आज़ादी के साथ वहाँ लोग जिंदा रह सकते हैं, ये बताएं जरा। है जी। वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो इनका परमिट लेता है बंदा। हम्म। वो कम से कम 7,000, 6-7,000, 8,000 का वो परमिट होता है जी, अच्छा। 1 साल का। हम्म। वो इनका वर्क परमिट अगर बंदा ले ले तो उसके भी मुख्तलिफ कैटेगरी होती है। कोई मतलब कोई वर्कर क्या बोलते हैं, मैसन का काम करता है तो उसका अलग होता है प्राइस। जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है उसका अलग प्राइस होता है। जो हम्म। ऐसे मतलब ऊपर नीचे इनके वो हैं प्राइस। अच्छा। तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले के लिए उसके अलग प्राइस है। हम्म। तो कंपनियां तो बहरहाल जो है ना, वो एजेंट पैसे ले लेते हैं परमिट के लिए जी। परमिट दे देंगे आपको, लेकिन वो परमिट देखते ही रह जाते हैं बंदे, लेकिन वो फिर वो बेचारे जलील ख्वार ही होते हैं यहाँ पे। नहीं तो ये जो लोग पाकिस्तान से आते हैं वहाँ, उनको ये पता होता है कि इतना पैसा खर्च होगा फिर परमिट मिलेगा काम का? नहीं जी, वहां पे तो सब्ज बाग बहुत बड़े दिखाए जाते हैं जी, एजेंट बहुत बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं। हम्म। तो हमारे पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे लोग वहां से टूर पर से हैं कि चलो जी, कम से कम हमें 50,000 80,000 रुपया महीना आएगा। तो वहां पे जलील होने से बेहतर है कि हम लोग यहीं चले जाते हैं किसी और मुल्क में। तो हम्म। यहाँ आके जब देखा जाता है, मैं दुबई में भी देख के आया हूँ, हम्म। वहां पे भी हमारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जलील हो रहे हैं ऐसे ही, कि एजेंट सब्ज बाग बहुत दिखाते हैं लेकिन जलील ख्वार बहुत ज्यादा करते हैं। हम्म। अच्छा ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि सबको पता, आप दुबई दुबई कितनी देर रहे आप?
मैं 3 साल दुबई में रहा हूँ जी। अच्छा, मुझे इतला ये मिली कि दुबई में भी बड़ी तकलीफ की जिंदगी जाके गुजारते हैं, एक एक कमरे में 10-10 20-20 लोग सोए होते हैं, ये सही बात है? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा जलालत है दुबई में भी। मेरा हम लोग जहाँ पे काम करते थे वहां पे एक लड़का गया था जी। हम्म। उसको उसने हमें बताया कि मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, मुझे 400 दिरहम माना तनख्वाह मिलती है। ओहो, अच्छा। 12 घंटे वो हाँ। धोबी का काम करता था जी। हम्म। तो बहुत हैरत हुई। फिर उसने एजेंट ने उसका पासपोर्ट भी पकड़ लिया, उसका सब कुछ अपने कवरेज में रखा हुआ है कि अगर वो कहीं भी भागेगा तो भाग नहीं सकेगा। हम्म। अच्छा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, आप इधर ही रहें, ठीक है नाजरीन? ये देखें, अब अभी दुबई की बात करते हैं। जुड़े रहें नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। और आपने यहाँ पे काम कर लेना, लग जाना। कितने पैसे तो दिए थे मुझे दुबई जाने के वीजा- लिए? मेरा तकरीबन 150 लग गया था जी उस वक्त जी। तो फिर वहां पे आए तो आगे वो जो बताया गया था वो नहीं हुआ? ना जी, जाते ही उन्होंने पहले एयरपोर्ट पे ही हमारे पासपोर्ट पकड़ लिए। हम्म। पासपोर्ट पकड़ के उन्होंने अपने पास रख लिए। हालांकि हमारे वीजे जो लगे थे वो विजिट से। हम्म। तो सुबह हम लोग कंपनी में गए, कंपनी वालों ने बोला जी आप ट्रेनिंग दो थोड़ी सी, तो फिर ट्रेनिंग के बाद देखते हैं कि आपको वीजा देना है कि नहीं देना। अच्छा। फिर हमारे साथ वो महीना पूरा जो हमने ट्रेनिंग दी है, बड़ी सख्त किस्म की ट्रेनिंग थी। धूप में काम था, मतलब गार्डनर का काम था जी। तो ट्रेनिंग के बाद जब मतलब 1 महीना हुआ था, 40 दिन हो गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप पाकिस्तान अब नहीं जा सकते, तो आपको मतलब तुर्की जाना पड़ेगा। चलो। तो आउट होने के लिए मैंने कहा जी नहीं, मुझे आप पाकिस्तान भेज दें, तो आप जब वीजा भेजोगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, हो भी नहीं सकता ऐसा, आप तुर्की जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से मेरा वो वीजा भी लगा दिया तुर्की का, मतलब विजिट का। तो पासपोर्ट भी उन्होंने मुझे पकड़ाया कि आप यहाँ से एयरपोर्ट जाओ, हमारी गाड़ी छोड़ के आएगी एयरपोर्ट में, यहाँ से आपने तुर्की जाना है। तो वहां पे जितने दिन रहेंगे तो आप वहां पे तुर्की रह के जब हमारे साथ वीजा लगेगा तो आप वापस आ जाना। अच्छा। वहां जाके जो मैंने हालात देखे सर जी, बहुत हैरत हुई कि लोग 6-6 माह, साल के लोग तो मतलब लोगों के पाँव जो है ना वो साफ करके वो लोग गुजारा कर रहे थे अपने खाने का। इतने फंसे हुए लोग थे, तुर्की में मजबूर थे और मुख्तलिफ जी। तुर्की में? हाँ जी, तुर्की में। अच्छा, आप गए फिर तुर्की? के लोग थे जी। जी, आवाज कट गई। हाँ जी, मैंने कहा तुर्की में फिर ये हालात थे उस वक्त भी? जी, उस वक्त मेरे को जब मैं उधर पहुंचा जी, रात के 12-1 बज गया था। अच्छा। तो मैं मतलब उधर पहुंचा, होटल में भारी रकम लेते थे वो कंपनियों से ना जी। जितनी देर कंपनी रखती है बंदे को उतनी देर कंपनी से पैसा लेते थे वो। अच्छा। तो कंपनी जो है वो जो भी बंदा भेजती थी उसको पैसा नहीं थी देती, पैसा आपने अपनी जेब से लेके जाना है। तो होटल वाले जो है ना पैसा बहुत ज्यादा लेते थे, लेकिन रिहायश उनकी बहुत गंदी थी। क्या मतलब बताऊं कि एक कमरे में 10-10 बंदे बंद किए हुए थे, 7-7 बंदे, 8-8 बंदे बंद किए हुए थे। तो मैं जब गया तो मैंने देखा हालात के एक कमरे में उन्होंने मुझे भेजा, तो वहां पे वो नेपाल के लड़के थे सारे ही। अच्छा। तो स्मोकिंग कर रहे थे वो, अंदर से इतनी बदबू आ रही थी। मैं बहरहाल अल्लाह का नाम लेके मैं घुस गया। मैंने कहा चलो रात निकालू ना, सुबह देखा जाएगा। तो मैं वहां पे मतलब लेट गया, अपना मेरा टॉवल था बैग में, वो मैंने अपने मुंह के ऊपर लपेट लिया। बड़ी मतलब एक इम्तिहानी किस्म की वो मेरी वो रात थी। तो वो मैंने रात तो गुजारी, लेकिन सुबह मैं निकला, मैंने बोला यार ये तो बहुत जुल्म करते हैं। फिर मैंने वो आदमियों से मिला जो नेपाली थे, पाकिस्तान, कश्मीर से, पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों से।
तो बताते थे कि हम लोग तो साल साल से यहाँ जलील हो रहे हैं, ना हम लोग आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, हम लोग इनके कपड़े धो के गुजारा कर रहे हैं, इनके जूते पॉलिश करके गुजारा कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत हमारे लिए मुश्किल है। वहां पे हालात देख के मुझे बहुत हैरत हुई। आपकी तो दास्तान बड़ी दर्दनाक है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ कि फजर की नमाज के लिए मेरी हालत ये थी कि मैं वजू नहीं कर सका। मैं उठा और उठ के बैठा वो तयम्मुम किया वहीं चारपाई पे, तो मैंने वहां पे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर मैं निकला। फिर चंद लोगों को पता चल गया कि ये कादियानी है, ये अंधी है, क्योंकि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता था, तो लोगों को पता चल गया कि ये अंधी है, ये कादियानी। वहां पे भी मुखालफत शुरू हो गई उनसे। चलो नया काम शुरू हो गया। हाँ जी, उधर भी ग्रुप बंदी बन गई। फिर ये अल्लाह का फजल हुआ, पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरा हर जगह में साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरा 9 दिन के बाद मेरा कंपनी को कॉल आ गई, कंपनी को कि जी ये आपके बंदे का वीजा आ गया है। फिर कंपनी ने मुझे वापस दुबई में बुला लिया। दुबई में भी बहरहाल जमात की तौर पे मुखालफत हुई है, क्या है पठान लोगों ने बहुत मुखालफत की है उधर भी मेरी, क्योंकि मैं कंपनी में एक ही आदमी था ऐसा जो मैं 5 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता था कहीं भी। वैसे मुझे हंसी आ रही है कि 5 वक्त नमाज जहां भी पढ़ी मुखालफत शुरू हो गई। जी, मेरा वो लीडर था पाकिस्तानी। अच्छा। वो रमजान, क्योंकि हम लोग 3 साल इकट्ठे रहे हैं, जो पाकिस्तानी था। मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जी, वो मिसाल भी है और मतलब हमारे जो दोस्त सुनने वाले हैं उनके लिए सबक भी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं ऐड कर देता हूँ, 4-5 मिनट की बात है। जी जी बताइए, कोई बात चलने दें। हुआ ये कि जब मैं मतलब वहां पे तकरीबन मुझे 6 महीने हो गए थे, तो पाकिस्तान में मेरी वाइफ का जो है ना वो ऑपरेशन होने वाला था। अच्छा। मतलब उसको रसौली थी पेट में, तो मेरे पास वो जमा पूंजी जो थी वो मैंने मतलब अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी कि आप अपना ऑपरेशन कराओ, मैं जैसे भी है। मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं था। अच्छा। तो सुबह सुबह मैं उठा हूँ तो नाश्ते के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो मेरे साथ वो पठान था, पठान को मैं, ये 2012 के जनवरी की बात है, जनवरी की 7 तारीख है जी, मुझे बहुत याद है। मतलब ऐसे जो मौजूदे होते हैं ना, वो अल्लाह ताला बहुत इंसान को जो है ना दिल में बिठा देता है जी। तो रात को सुबह में तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ के अल्लाह ताला से मदद मांगी, या परवरदिगार आप ही मदद कर सकते हो, मेरे इस प्रदेश में आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है जी। तो मैंने वो पठान को बोला, मैंने बोला उसको बोला कि यार मैं ना नाश्ता करना है, तो मुझे 10 रिंगट दे दो, 10 दिरहम दे दो, सॉरी दिरहम चलता है ना उधर। तो उसने कहा कि जिया मैं किधर से पैसा लाऊं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं तो ना सही, अल्लाह मदद करेगा। बहरहाल मैंने वहां पे पानी वानी पी के गुजारा किया। तो अल्लाह ताला ने बहरहाल मेरी मदद करनी थी, तो मैं मतलब मेरा गार्डनर का काम था, मैं वो गया एक घर में, वो अंग्रेज थे, अच्छा, गोरे लोग, उनके घर में काम करता था अक्सर। वो वहां जाकर जब मैं पहुंचा हूँ तो वो जो गोरे आदमी की बीवी थी, उसने ना मेरे लिए वो नाश्ता बना के रख दिया, थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा मतलब ये खजूर वगैरह बिस्कुट वगैरह ना रख दिए। तो मुझे उसने इशारा किया कि आप आके ना नाश्ता कर लो, क्योंकि वो अंग्रेज थे, गोरे थे, अभी मुझे 4-5 महीने हुए थे, तो मुझे अंग्रेजी नहीं थी आती। तो मैं नाश्ता करने लग गया। जब मैं नाश्ता किया तो मेरा काम भी फिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो मैं बाहर निकलने लगा। तो वहां पे ना हमारा वो सामान का बैग होता था, तो मैं बैग पकड़ के उसी पठान को मैंने अपने लीडर को कॉल की, मैंने कहा यार आके मुझे ले जा दूसरी जगह में। अभी मैं ऐसे बैठा ही हूँ तो मेरे पीछे ना वो जो गोरी थी वो आ गई, उसने मुझे आवाज दी कि एक्सक्यूज मी। मैं खड़ा हो गया जल्दी से, तो पीछे देखता हूँ तो उसके हाथ में एक लिफाफा है। तो उसने मुझे लिफाफा पकड़ाया और साथ ही उसने बोल दिया कि मेरी तरफ से मतलब आपको नया साल मुबारक, और आपकी फैमिली को, मतलब उसने अपनी अंग्रेजी में बात की, हैप्पी न्यू ईयर, यू आर आवर फैमिली।
तो मैंने वो लिफाफा पकड़ा तो मैंने सोचा कि 50 दिरहम होगा या मतलब 20 दिरहम होंगे, चलो 2 दिन का नाश्ता ही चलेगा, खाना ही चलेगा। मैं ये सोच के मतलब जेब में डाल दिया कि चलो बाद में देखता हूँ, ये कहीं आगे पीछे होती है। तो वो बेचारी सीधी अंदर चली गई, तो मैं साइड पे होकर देखा तो सर जी मुझे वहां पे रोना इतना आया कि मैं 1 घंटा रोता ही रहा। जब मैंने वो लिफाफा खोला तो बीच में 500 दिरहम थे। अच्छा। तो मैं वहां पे बैठ के रोने लग गया। इतने में चूंकि मैंने लीडर को कॉल की हुई थी, तो उसके मैंने बोला कि यार वो आ गया तो मैं रो रहा है। वो मुझे बोलता है जया भाई आपको क्या हुआ है, आप रोने लग गए हो। मैंने बोला भाई कुछ बात नहीं, छोड़ो, खत्म करो बात को। वो बोलता नहीं बताओ। मैंने बोला बात ये है कि देखो मैंने आपसे सुबह 10 दिरहम मांगे थे कि मेरे को नाश्ते के लिए पैसा नहीं है तो आप दे दो, मैं नाश्ता करना चाहता हूँ। तो आपने कहा था कहाँ से दूं, तो देखो मेरे अल्लाह ने मुझे 500 दिरहम दे दिए। बहरहाल वो आदमी जो है ना वो बेचारा जाके कंपनी में अपने दोस्तों को मेरी ये मिसाल बताने लग गया। अच्छा, मैंने तो देखो ये शुक्र करें कहीं उसने आधे मांग नहीं लिए। नहीं वो मतलब अपने जो मेरी मुखालफत करता था ना आदमी, वहां पे ज्यादा मुखालफत करता था ना मेरे यहाँ पे इबादत करने पे, और मुझे कहता था कि वो यहाँ तक बात हो गई तो उसने ना मेरे लिए जो हमारा मैनेजर था ना उस वक्त का कंपनी का, उसको उसने बोला जी ये जहाँ जाता है वहां पे जब नमाज का टाइम होता है ये बोलता है जी मैंने नमाज पढ़नी है, तो इसको मना करो। तो वो मुझे मैनेजर ने बोला कि भाई आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हो कि वो मुसलमान था, इंडियन था। तो उसने बोला आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हो तो आप काम करो, ये नमाज के लिए कंपनी जो है ना अलाउड नहीं करती। हालांकि कंपनी जो है ना वो पाकिस्तानी आदमी की थी और वो भी मुसलमान था। तो मैंने कहा भाई बात ये है, मैनेजर को मैंने सीधा बोल दिया। भाई मैनेजर को बोला मैंने सर बात ये है कि अगर आप मुझे नमाज नहीं पढ़ने दोगे तो मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगा। आप मुझे बेशक आज से फारग कर दो, मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं पाकिस्तान जाता हूँ। बहरहाल वो जिद करने पे फिर मेरी अल्लाह ताला ने मदद की, मेरा बाजू पकड़ा। तो बहरहाल मैंने फिर 3 साल वहीं पे उसी कंपनी में काम किया। फिर मैनेजर ने उसकी ड्यूटी लगा दी, उसकी जो मेरा लीडर था, कि जब भी नमाज का टाइम होगा तेरा काम है इसको गाड़ी में बिठाना, मस्जिद में लेके जाना। पहले मैं मतलब जहाँ जगह मिलती थी वहीं पढ़ लेता था, ना कुछ बदला ना कुछ मतलब अच्छा हुआ। तो फिर मैंने फैमिली के साथ हिजरत करने का फैसला कर लिया, मलेशिया आ गया। चलें जी, अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपका केस जल्द से जल्द मंजूर तो हो चुका है। जो भी मंजिल है आपकी, अल्लाह ताला बेहतर रंग में आपकी मदद फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं जनाब। बड़ी दर्दनाक दास्तान भी थी मगर ईमान फरोज भी थी कि देखिए अल्लाह ताला ने ऐसा बंदोबस्त नमाज का आपका कर दिया कि जो आपको रोकता था उसी की ड्यूटी लगा दी कि आपने अब इसको नमाज पे लेके जाना है। और फिर ये भी कि देखे एक चीज़ आपने नोट की, कितनी देर आपका वहाँ पे वो जो अंग्रेज़ फैमिली थी या अंग्रेज़ों के साथ कोई राब्ता या वहाँ पड़ा हुआ, वहाँ दुबई में कोई तल्लक रहा अंग्रेज़ों के साथ? वो जिस घर में मुझे 500 दिरहम दिया था ना जी, वो कंपनी के साथ है, उनका कॉन्ट्रैक्ट पिछले 7 साल से चल रहा था। अच्छा, ठीक। तो वो कंपनी वाले वर्कर बोलते हैं कि चूंकि मैं उनके साथ सिर्फ 2 महीने से जा रहा था ना उनके घर में, तो वो वर्कर बताते हैं कि ये जो गोरी है ना इसने कभी 5 दिरहम भी किसी को नहीं दिया ऐसे। अच्छा, आपने कहा कि आपके लिए उसने नाश्ता भी टेबल पे आपको पेश किया कि आप पहले नाश्ता कर लें। आपने एक चीज़ गौर की कि कोई उन जो अंग्रेज़ हैं उनमें कोई इतना तकब्बर, कोई बदबू, ये चीज़ें कोई वहाँ जितनी देर आप रहे कुछ महसूस किया ये कि मुसलमानों की निस्बत इन लोगों में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है? ना जी ना, अंग्रेजों में इतना प्यार है ना जी, इतना प्यार है सर जी, मैं आपको बता नहीं सकता। वो इतनी प्यार करने वाली कौम है ना जी कि बस बंदा खुद ठीक होना चाहिए तो वो उसके साथ बिल्कुल ठीक है।
अगर बंदा खुद गलत है ना जी, हम्म। तो अगला बंदा तो लाजमी बात है, जब किसी के साथ गलत करो तो वो गलत ही एक्शन लेता है। हम्म। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मेरा ये जो जितने एजेंट वहाँ पे दिखाते हैं कि फलां यूरोप के मुल्क में चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, दुबई चले जाओ, तुर्की चले जाओ, यहाँ मलेशिया, ये सब सुहाने ख्वाब हैं। जी बिल्कुल, ये ख्वाब ही दिखाते हैं। असल में हकीकत में कुछ नहीं होता है। ये देखो ना, ये जो हमारे बीच का रास्ता जो इख्तियार करते हैं लोग, तुर्की से बॉर्डर क्रॉस करके ये जो जर्मनी जाते हैं, कितने लोग रास्ते में मरते हैं। ये हाल ही में हमारा एक दोस्त का भाई वफात हुआ, वो समंदर के पानी में बह गया है, पता ही नहीं चला वो कहाँ गया है, अभी तक उसका पता ही नहीं। वो जो तो लड़का वो था, कहते एक हैं कि एक उसके यंग साथ एक छह यंग लड़का आदमी था, लोग मरे हैं। जो लड़का था यंग। जी, 22 ईयर का था जी। बिल्कुल, वो मैंने भी लिया था उनका प्रोग्राम ना। हाँ जी, हाँ जी। चले, बहुत शुक्रिया, आपके साथ और भी प्रोग्राम करें। कोई मैसेज देना चाहे हमारे नाजरीन को? नाजरीन को तो यही मैसेज है कि बस ये जैसे वबा आई है, ये हमारे लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। हम्म। इसके साथ हम लोग ऐसे नहीं मुकाबला कर सकते कि हम अपने पेट भरें। इसके लिए मुकाबला ऐसा ही होगा कि हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह तौबा करें। बीच में नमाज का एक मैंने वाकया भी सुना दिया है, बता भी दिया है। तो इसी तरह जब हम लोग पक्के अल्लाह ताला के साथ हो जाएंगे, अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएंगे, तो लाजिमन अल्लाह ताला हमारी बात भी सुनेगा और हमारी मदद भी करेगा। बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने दिया। नाज़रीन, ये जो आखिर पे इन्होंने कहा, देखें, दुआ के साथ तकदीर बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो भाई ने जिस तरह बताया कि नमाज पढ़ो, जितने लोग जहाँ भी दुनिया में हैं, अगर मुश्किलात हैं, अगर नहीं तो फिर भी पढ़ो, ये नहीं मकसद कि मुश्किलात ही हो तो पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह ताला अपने फजल फरमाता है। ये बड़ा एक अहम प्रोग्राम था इनके साथ। और इनकी एक मैं बात बता दूं, जब इनसे मैंने शुरू में कोई बात की कि आप कि फ़लाँ कोई मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमें किसी ने नहीं कहा था कि मलेशिया आओ, हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं, तो हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। हमें वहाँ बताया गया था कि ये मसाइल बन सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। इन्होंने किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली, इन्होंने अपने आप पे डाली कि ये मैंने खुद ये यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ सोचा था कि मलेशिया जाऊँगा, तो मुझे खुद ही ये दुआओं के ज़रिए और हिम्मत और हौसले के साथ अपने आप को हालात के लिए तैयार भी करना चाहिए, तो मुकाबला भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत थैंक। हमारा चैनल कभी देखते हैं, नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल? जी, मैं तो स्पेशल ढूंढ के देखता हूँ, जब भी अच्छा नया प्रोग्राम आता है तो मैं तो देखता हूँ। मैं तो बाकी दोस्तों को भी मशवरा यही दूंगा जी। तो बहरहाल प्रोग्राम कोई भी हो, कैसा भी हो, एक दफा देखना जरूर चाहिए। हो सकता है कि उसके अंदर से हमारे सबक के लिए कोई कहानी छुपी होती है जो हमें पता नहीं चलता। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत थैंक यहाँ यू। पे नाइन ब्रदर टीवी में बहुत कहानियां होती हैं। तो बहरहाल दोस्तों को मशवरा यही है कि इसको देखा करें लाजिमन। जी, बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह आपसे फिर भी प्रोग्राम रहेंगे। नाज़रीन, नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और यूट्यूब पर हमें आप देख रहे हैं, साथ हमारे प्रोग्राम मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी आप देख रहे हैं। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।